हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। हो सकता है कि इससे आपकी आगे आने वाली जो लाइफ है वो बदल जाए, बिकॉज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो उत्तराखंड के एएनएम और जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बारे में करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी कैंडिडेट्स को पता होगा कि इसका फॉर्म अभी भी ओपन है। जिसने नहीं फिल करा है वो फिल कर सकता है। और बात अब आती है कि अगर आपने फॉर्म फिल कर लिया या फॉर्म फिल करने वाले हो आप, तो इसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। लाइक अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, सिलेबस वगैरह क्या है और इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो मैं आपको पूरा 100% सिलेबस बताऊंगा कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो लेक्चर्स मैंने बनाए हुए हैं वो आप किस तरीके से जो एक्सेस कर सकते हो और उनसे अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो पूरी वीडियो को प्लीज एंड तक देख लेना। हो सकता है कि 10-12 मिनट आपको ये लग जाए, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगेगा कि हमने जो अपना टाइम खराब कर दिया इस वीडियो को देख के। आपको ऐसे ही लगेगा वीडियो के एंड तक कि हमने जो लाइक कुछ अच्छा यहाँ पर देख लिया है एंड फायदा हमको होगा इससे। ठीक है, तो एएनएम और जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम जो है वो आपका यहाँ पर इसकी डेट मैं बता देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो तो देखो 25 मई है। तो कोशिश यही करो कि 22 तारीख तक अपना फॉर्म फिल कर लो, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट के 1-2 दिन में वेबसाइट में कुछ इश्यूज हैं। और पेमेंट आप करो तो प्लीज क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके करना, यूपीआई से पेमेंट मत करना। बहुत लोगों की पेमेंट फंस चुकी है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो, एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम बात करें तो जीएनएम और एएनएम का जो एंट्रेंस एग्जाम है 8 जून 2024 को ये होने वाला है। तो जीएनएम का एग्जाम 10 से 12 के बीच में होगा, एएनएम का एग्जाम 2:30 से 4:30 के बीच में होगा। ठीक है, तो देखो जो भी कोई ऐसा कैंडिडेट है जो बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, तो अगर वो जीएनएम कर लेता है तब भी उसको लगभग एक ही जैसा फायदा मिल जाता है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो, बीएससी नर्सिंग का 4 साल का जो कोर्स होता है उसको करने के बाद आप नॉर्सेट का एग्जाम दे सकते हो, एम्स का, या किसी भी और नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम दे सकते हो और आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। जीएनएम में क्या होता है कि 3 साल का जीएनएम का आप डिप्लोमा करते हो नर्सिंग में, और उसके बाद आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो टोटल 5 साल हो जाते हैं और 5 साल के बाद आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो नर्सिंग ऑफिसर का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो देखो आपको अगर फ्यूचर में नर्स बनना है या नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो आप बीएससी नर्सिंग करो या जीएनएम करो, अल्टीमेट गोल आप वहां पर पहुंच ही जाओगे अगर आप सही से मेहनत करते हो। ठीक है, तो ये है कि जीएनएम करना थोड़ा सा इजी है, बिकॉज बीएससी नर्सिंग में थोड़ा कंपटीशन ज्यादा रहता है, और वो इसलिए भी क्योंकि बीएससी नर्सिंग में जो सिलेबस काफी ज्यादा रहता है। लेकिन जीएनएम में देखोगे तो सिलेबस थोड़ा सा कम है, एंड वहां पर आप ये भी देख सकते हो कि थोड़ा सा कंपटीशन कम रहता है। ठीक है, तो जीएनएम की तैयारी करना थोड़ा सा आसान है। लेकिन मैं यहां पर बता दूं कि आपने अगर बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल कर लिया है तो आप ये ना सोचे कि भाई मैं बोल रहा हूं कि जीएनएम करना आसान है तो जीएनएम का भी फॉर्म फिल कर दो, और आप दो नाव में अपने पैरों को लेकर चल रहे हो, तो इस तरीके से आपका जो बैलेंस है वो खराब हो जाएगा। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग की पहले से तैयारी कर रहे हो तो उसी की तैयारी करो। लेकिन आपने अगर बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है बीएससी नर्सिंग की और आपको बहुत डर लग रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि आप जीएनएम का फॉर्म भी फिल कर लो और जीएनएम की तैयारी पे लग जाओ, क्योंकि ये भी आपको नर्सिंग ऑफिसर के रास्ते तक लेकर जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो बच्चे बीएससी नर्सिंग नहीं कर पाते गवर्नमेंट कॉलेज से, वो जीएनएम भी कर सकते हैं। लेकिन एएनएम जो कोर्स होता है, एएनएम में इतनी कोई खास बात नहीं है। एएनएम आपका 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है नर्सिंग में, और ये उनके लिए सही है जिनको एएनएम करने के बाद जॉब की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। मतलब ऐसा है कि घर से कोई फाइनेंशियली ऐसा प्रेशर नहीं है कि हमें जो है कोई भी डिग्री वगैरह लेके जॉब करनी है। क्योंकि एएनएम देखो ऐसे लोगों के लिए सही है जो जॉब लेने का काफी टाइम तक इंतजार कर सकते हैं। मान लो आपने एएनएम कोर्स कर लिया, उसके बाद जब उत्तराखंड की कोई भर्ती आती है, ठीक है, एएनएम वाली भर्ती आती है, तो उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन उसको करने में जो 4 से 5 साल कम से कम लग सकते हैं। तो इसलिए जिसको इंतजार करना पसंद है वो एएनएम पे जा सकता है, लेकिन जिसको इंतजार नहीं करना तो वो जीएनएम कर ले। जीएनएम के बाद भी उसकी प्राइवेट जॉब तो ठीक ठाक 10-12 हजार की स्टार्टिंग हो ही जाएगी। ठीक है, और कोई अगर बीएससी नर्सिंग भी नहीं कर पाता तो वो जीएनएम के रास्ते से होते हुए भी नर्सिंग ऑफिसर के अपने गोल पर पहुंच सकता है। ठीक है, तो आई होप ये थोड़ा हिंट मैंने दिया आपको, अगर अच्छा लगा हो तो समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो फिर से इस वीडियो को दोबारा देखना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब नीचे चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस और इसकी तैयारी की। ठीक है, तो फॉर्म फिल कर लेना जल्दी से जल्दी। तो देखो यहाँ पर देखो, एएनएम और जीएनएम का सिलेबस लगभग सेम है। बस डिफरेंस ये रहता है कि एएनएम के पेपर में आपकी जो है 10 नंबर की इंग्लिश आती है, जीएनएम के पेपर में नहीं आती। बाकी दोनों का सिलेबस सेम है। ठीक है, तो मैं पूरा फोकस यहाँ पर जीएनएम के सिलेबस के ऊपर ही करूंगा। अगर आप एएनएम का एंट्रेंस एग्जाम भी दे रहे हो तो बस जीएनएम वाला आपको पूरा सिलेबस तैयार करना है, जैसे मैं आपको बताऊंगा। और इंग्लिश जो इसमें आती है, इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हो,
आजकल जो बीएससी नर्सिंग के लिए मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश के बीएससी नर्सिंग के लेक्चर में अपलोड कर रहा हूँ। चैनल पर आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। अभी मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो भी डाली थी कि इंग्लिश की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, और मैंने वीडियो जो डाली थी वो ये डाली थी कि उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि इंग्लिश जो है वो मैं अपने बैच वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, उसी को आप भी फॉलो करो, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो इंग्लिश अगर आपको करनी है तो मैंने सारे लेक्चर्स इंग्लिश के अपलोड कर रखे हैं, उनको जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। चैनल में जो प्लेलिस्ट वाला लिंक है उसमें आपको मिल जाएगा इंग्लिश फॉर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, तो वो वाली प्लेलिस्ट के सारे लेक्चर देख लो, आपकी इंग्लिश तैयार हो जाएगी जो भी एएनएम का पेपर दे रहे हैं। अब बाकी के सिलेबस पर आते हैं। तो जीएनएम का जो सिलेबस है वही एएनएम का भी सिलेबस है, इंग्लिश को छोड़ के, ठीक है। तो इंग्लिश का मैंने बता दिया, अब बाकी का सिलेबस डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो आपके जो सब्जेक्ट आ रहे हैं वो आ रहा है सामान्य भाषा हिंदी, ठीक है, प्रारंभिक गणित आ रहा है, सामान्य विज्ञान आ रहा है, और सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान आ रहा है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा जो बड़ा पोर्शन है वो इसमें सामान्य ज्ञान वाला है, यानी कि जो आपका जीके वाला जो पोर्शन है, इसके आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे। सामान्य विज्ञान में आपकी जनरल साइंस आती है, वैसे तो 9th-10th लेवल की आती है, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन 11th और 12th लेवल के भी दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको 9th और 10th की साइंस की, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप इंग्लिश वाली एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो, ठीक है, 9th की और 10th की उसको पढ़ लो। और अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप हिंदी की एनसीईआरटी भी आप ऑनलाइन गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, उसकी रीडिंग कर लो सारे चैप्टर्स की, ठीक है। और उसके बाद आता है प्रारंभिक गणित, फिर आता है हिंदी, ठीक है, उसके बाद आता है सामान्य ज्ञान। तो देखो आपको यहाँ पर प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहले आपको साइंस की तैयारी करनी है, क्योंकि मुझे पता है मेरे सबसे ज्यादातर जो सब्सक्राइबर हैं वो साइंस बैकग्राउंड से, लेकिन अगर आप आर्ट्स से भी हो तो भी आपने 9th-10th की साइंस तो पढ़ी होती है। तो आप जो है पहले साइंस को पढ़ लो, 9th और 10th की साइंस की एनसीईआरटी की रीडिंग आप कर लो। एनसीईआरटी आपके पास नहीं है तो उसकी पीडीएफ ऑनलाइन गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो जाती है। सारे के सारे चैप्टर्स आप उसकी रीडिंग जरूर कर लो, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको उसमें चैप्टर में मिलेंगे उनको किसी कॉपी में नोट डाउन करते रहो, उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले आप उसको रिवाइज अच्छे से कर पाओ, ठीक है। तो पहला काम तो आपको ये करना है, ठीक है। और अगर मान लो आप जो है एनसीईआरटी नहीं समझ पा रहे हो, अगर आपको एनसीईआरटी नहीं समझ आ पा रही है, जैसे फिजिक्स के चैप्टर्स आपको नहीं समझ आ रहे, या केमिस्ट्री के नहीं समझ आ रहे, या फिर बायो भी नहीं समझ पा रहे हो, तो साइंस मैंने पढ़ा रखी है। जो मैंने बैच कुछ महीने, लगभग 2.5-3 महीने पहले जो बैच स्टार्ट किया था एएनएम और जीएनएम की तैयारी के लिए, उस बैच की जो रिकॉर्डिंग्स है वो मैं अब फ्रीली अवेलेबल कर रहा हूं सबके लिए, ठीक है। तो पहले मैंने उन रिकॉर्डिंग्स को प्राइवेट कर रखा था, मैंने उसके बारे में किसी को नहीं बताया था, लेकिन अब वो जो है सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया हमारा, तो उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो मैं पब्लिक कर रहा हूं। तो आपको वो जो रिकॉर्डिंग की प्लेलिस्ट है, साइंस की रिकॉर्डिंग जो है, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप देख लोगे, ठीक है। तो मैंने उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स करवाए हैं, बायो के नहीं करवाए हैं। बायो के मैंने उनको ये बोला था, जो भी मेरे बैच के स्टूडेंट्स है, कि वो खुद पढ़ लेंगे, और जो भी टॉपिक में आपको डाउट होगा वो आप मेरे से पूछ लोगे, ठीक है। तो बायो में हमने फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करा लेक्चर लेने में। फिजिक्स और केमिस्ट्री के 9th और 10th के मैंने लेक्चर्स करवाए हुए, तो आप उनको रिकॉर्डिंग में जाकर देख लोगे, ठीक है। मैंने पढ़ाया उसको इंग्लिश में, लेकिन मतलब ऐसा है कि इंग्लिश का कंटेंट पढ़ाया, लेकिन पढ़ाया हिंदी में ही है। तो हिंदी इंग्लिश के दोनों बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरे बैच में खुद भी हिंदी के स्टूडेंट्स थे, हिंदी मीडियम वाले काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हें भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। तो आप उनको फॉलो कर सकते हो, और अगर आप खुद से एनसीईआरटी पढ़ सकते हो तो वो भी एक अच्छी बात है। तो सबसे पहले आपको साइंस तैयार कर लेनी है। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट को जो आपको तैयार करना है वो है आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन वाला, यानी कि जनरल साइंस, ठीक है, या जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज वाला। तो जीके वाला जो पार्ट है, जिसके 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसमें जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके उत्तराखंड से रहते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड से आपके लगभग 25 के आसपास क्वेश्चंस रहेंगे, 25 से 27 के आसपास, और बाकी के 12-14 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके यहाँ पर इंडिया लेवल के होंगे, यानी कि नेशनल लेवल के होंगे, ठीक है। या फिर ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाएंगे कि भाई मतलब कोई बुक दे देंगे, उसका ऑथर कौन है, ठीक है, या फिर पूछेंगे कि एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है, ओजोन डे कब मनाया जाता है, इस टाइप की जो भी क्वेश्चंस हैं। तो देखो पिछले साल के पेपर्स में जो जो टॉपिक्स पूछे गए हैं करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, जीके में जितने भी टॉपिक्स पूछे गए हैं वही सारे टॉपिक्स मैंने अपने बैच में पढ़ाए हैं, ठीक है। तो जीके मैंने पूरा कवर करवाने की कोशिश करी है। देखो ऐसा है कि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई 100% में पूरा नहीं करवा सकता, बट यह है कि मैंने वो टॉपिक सारे कवर करवा दिए हैं जहां जहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। जैसे कि नेशनल पार्क वाला टॉपिक हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज वाला टॉपिक हो गया, कि जो है यहाँ पर
आपका क्या बोलते हैं, ओजोन डे कब मनाया जाता है, ठीक है, एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है, अर्थ डे कब मनाते हैं, वाटर डे कब मनाते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डेज हो गए, नेशनल पार्क वाले हो गए सारे, ठीक है। उसके बाद भारत की जो नदियां हैं उसके बारे में मैंने पूरा लेक्चर लिया हुआ है, ठीक है, कि कौन कौन सी नदियों का जो है ओरिजिन पॉइंट कौन सा है, कहां पर कौन सी नदी जाके बढ़ जाती है, किस में बढ़ जाती है, ये सारी चीजें मैंने नदियों वाले लेक्चर में बताए हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा सेंसेक्स से रिलेटेड, सॉरी सेंसेक्स नहीं, जो आपका ये हाँ सेंसस, SCENSUS, ठीक है, सेंसस जो होता है आपका जनगणना, उससे रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करवाए हुए हैं। और बाकी इंडिया से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, उनकी क्या क्या कैपिटल्स हैं, ये सारी चीजें मैंने करवाई हुई हैं उन लेक्चर्स में, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने उत्तराखंड के भी काफी सारे टॉपिक्स करवाए हैं, उत्तराखंड में क्या क्या चीजें फेमस हैं, उत्तराखंड के नेशनल पार्क कौन से हैं, उत्तराखंड की हिस्ट्री थोड़ी बहुत क्या है वो मैंने बताया, उसके बारे में फैक्ट बताए हैं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध जो मंदिर हैं वो कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से हैं। उत्तराखंड में जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, विभाग है, उनके जो ऑफिसेस बने हुए हैं, जैसे कि उत्तराखंड में कौन कौन सी नेशनल लेवल की चीजें हैं, जैसे कि आपको पता होगा IIT रुड़की है, तो ठीक है, वो कहां पर है, कब उसकी स्थापना हुई थी, FRI देहरादून है, IMA देहरादून है, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उत्तराखंड की जीके से पूछे जा सकते हैं वो सारे मैंने उस लेक्चर्स में पढ़ाए हैं, ठीक है। तो जीके की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी मैं यहां पर कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, तो आप उनको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो देखो ये फ्री अवेलेबल मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों का कुछ भला हो पाए, क्योंकि अभी भी आपके पास 15 दिन का समय है। तो आप अपना चाहो तो GNM का पेपर उन सब चीजों को पढ़ के बार बार अच्छे से रिवाइज करके 15 दिन में वो पेपर को क्रैक कर सकते हो। तो अगर आप उन लेक्चर्स को फॉलो कर लोगे, तो अगर आपको कहीं पर गाइडेंस नहीं मिल रही थी कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो वो चीज आपको वहां पर बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। तो कोई भी इस चीज को अगर फॉलो कर लेता है, ढंग से फॉलो करता है, तो आप अल्टीमेटली ये देख लेना कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा और कोई नहीं रोकेगा। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाए उन लेक्चर्स को देख के, उन सब चीजों को पढ़ के, तो प्लीज मुझे अपने सिलेक्शन के बाद इन्फॉर्म जरूर कर देना कि हाँ मुझे उससे हेल्प मिली थी, ठीक है। तो आप खुद देखोगे कि आपको जरूर हेल्प मिलेगी। तो जीके वगैरह आप उससे प्रिपेयर कर लो, जीके की भी मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं, आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उसके बाद हिंदी, तो देखो हिंदी के अभी हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं, हिंदी के जितने टॉपिक्स हो गए हैं उनकी जो प्लेलिस्ट है वो मैं डाल दूंगा। और आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे हिंदी के, अभी 3-4 दिन में आगे आने वाले भी कुछ और टॉपिक्स बचे हुए इसमें, तो वो आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो हिंदी भी आपकी वहां से पूरी हो जाएगी। और लास्ट में आप लोग पढ़ोगे गणित, क्योंकि गणित आपके लिए थोड़ी सी टफ हो सकती है। तो मैं इसीलिए पहले कह रहा हूं कि पहले आप जो अपना हिंदी पढ़ो, ठीक है, सामान्य विज्ञान पढ़ो, जनरल साइंस पढ़ो अपना, और अपना जो सामान्य ज्ञान है यानी कि जीके, ये 3 सब्जेक्ट पहले करो। उसके बाद मैथ्स करना। तो मैथ्स में भी देखो मैंने बहुत ही आसान तरीके से मैथ्स में आपको बताया कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, और ऐसे ऐसे टॉपिक मैंने कराए हैं जहां से क्वेश्चंस आपको 100% पेपर में मिलेंगे। मैं ये लिख कर दे सकता हूं आपको, ठीक है। तो मैथ्स की भी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। बस आप उतने लेक्चर्स अगर अच्छे से कर लो, उन चीजों को अगर आप अच्छे से समझ लो, याद रख लो दिमाग में, तो मैं इस बात को मतलब गारंटी से कहता हूं कि भाई अगर इन्होंने 11th-12th के क्वेश्चंस नहीं दिया, क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर में इन्होंने कुछ क्वेश्चंस 11th और 12th लेवल के भी दे रखे हैं, जो कि बेवकूफी की बातें हैं, क्योंकि 11th-12th का मैथ्स का मतलब क्वेश्चंस देना मतलब आपका कोई मतलब ही नहीं है उससे, ठीक है। ना तो वो आपके A&M या GNM में काम आएंगे, और ना ही आप मैथ्स बैकग्राउंड से, और ना ही ये मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चों को A&M या GNM का पेपर देने देते हैं। तो पता नहीं किस लॉजिक से वो क्वेश्चंस दिए गए। तो वैसे क्वेश्चंस इस बार तो नहीं देने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर दिए गए तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन उससे पहले का जो इनका पेपर का पैटर्न रहा है, जिसमें ये जो भी क्वेश्चंस देते हैं, जैसे कि एरिया वगैरह से रिलेटेड हो गए, आपके सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड हो गए, ठीक है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज जिसे आप कहते हो, या फिर प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, परसेंटेज से हो गए, एज प्रॉब्लम्स हो गए, तो वो सारे के सारे टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं। तो अगर आप उतना कर लोगे तो मैं ये कहता हूं कि भाई 20 में से आप 12 से 15 के आसपास क्वेश्चंस मैथ्स में आराम से कर लोगे, ठीक है। तो मैथ्स की प्लेलिस्ट भी मैं आपको वहां पर फ्रीली अवेलेबल कर रहा हूं, ठीक है। तो आप उनको लेक्चर्स को फॉलो कर लो, और 15 दिन में अगर आप उन सारे लेक्चर्स को अच्छे से कर लेते हो, उनके छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लेते हो, मैथ्स के फॉर्मूला लिख लेते हो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देख लेते हो, तो आपको बहुत बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। और आप ये देखोगे कि आपका स्कोर जो बिल्कुल ना के बराबर अभी है इस लेवल पे जहां पर अभी हो, लेकिन 15 दिन अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत कर लेते हो, दिन के 4 से 5 घंटे पढ़ते हो, और सारे लेक्चर्स को 2x करके स्पीड पर देखना। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल स्पीड पे चला के देख रहे हो, 2x करके देखना उनको, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेक्चर्स को खत्म करना। मुश्किल से 35 से 40 मिनट का एक लेक्चर है उसमें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 15 दिन में वो आराम से कोर्स हो सकता है, अगर आप दिन के 4 से 6 घंटे पढ़ाई करते हो। तो मैं 100% ये बोलता हूँ कि JNM और A&M में जिसमें भी आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो आप कोशिश करके देख लो, ठीक है। इसमें क्योंकि मेरा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको फ्रीली अवेलेबल वो कर दिया है, तो आपका ही फायदा। अगर आप फायदा लेना चाहते हो, फायदा लेने के लायक हो, तो आप फायदा ले सकते हो, और नहीं लेना चाहते फिर कोई बात ही नहीं है। क्योंकि जितने भी ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो इस बार भी ट्रस्ट करके देख लो, आपका ही फायदा होगा, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बस मुझे इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी।
तो ये चीज जो है आपको सारी प्लेलिस्ट के लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दे रहा हूं, तो आप एएनएम या जीएनएम जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उसको जाकर देख लो। और अगर कोई बीएससी नर्सिंग का पेपर देख रहा है तो उसके लिए 2 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड करी थी, वो जाकर देख लेना, आपको उससे भी बहुत हेल्प मिल जाएगी जो बीएससी नर्सिंग का पेपर दे रहा है। लेकिन कोई भी अगर यहाँ पर बीएससी नर्सिंग या एएनएम जीएनएम ऐसे करके पेपर दे रहा है तो भाई मैं आपको यही बोलूंगा कि किसी भी एक पेपर पे फोकस करो। अगर आपको लगता है कि आपका बीएससी नर्सिंग में पीसीबी आपका बहुत ही वीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि एएनएम या जीएनएम का जो भी पेपर आपने भर रखा है, फॉर्म भर रखा है, उसकी तैयारी में लग जाओ। 15 दिन में उसकी तैयारी बहुत अच्छे से की जा सकती है। लेकिन बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 15 दिन में नहीं हो सकता। इस चीज को आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो आपको, जरूर लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो एएनएम या जीएनएम का पेपर देने वाले हैं। और अगर आपको सीट मिल जाएगी इसके बाद, अगर आपको लगेगा कि भाई हमें क्वेश्चंस मिले पेपर में देखने को, तो इस वीडियो के नीचे आके प्लीज कमेंट जरूर कर देना कि थैंक यू, हमें आपकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले थे, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। फ्यूचर में जितने भी अपडेट्स आएंगे इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।